हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं जो सेट हम 4 कर रहे थे उसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर रखा था, मैथ्स की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं जिसमें आपको लिखे गए हैं, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको 6 दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सारे करते हैं, जो आपकी चॉइस हो आप कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है दूसरे का पार्ट है। इसमें कहा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1। तो समीकरण आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस के वाई बराबर 1। तो यहाँ इसको क्या लिखोगे, 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अब इससे हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो जब इसको 0 से तुलना करोगे, मतलब इस पूरी समीकरण से इसकी तुलना करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, a1 का मान मिल जाएगा 2, b1 का मान मिल जाएगा k और c1 का मान मिल जाएगा -1। ऐसे ही जो दूसरी समीकरण आपको दे रखी है वो क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 7। यहाँ क्या होगा, 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसको लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करोगे। तो जब इससे तुलना करोगे तो आपको a2 का मान क्या मिल जाएगा, a2 बराबर मिलेगा 3, b2 बराबर मिलेगा -5 और c2 बराबर मिलेगा -7। ये तो वैल्यूज मिल गई हमको। अब आपको पता है कंडीशन क्या दे रखी है इसके लिए, कि एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब कि जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स हल होगा, ठीक, एक निश्चित हल होगा। तो इसके लिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल, इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इससे रिलेटेड 3 कंडीशन होती हैं, आपको बताया था। ठीक, पहली कौन सी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है अनेक हल का। अनेक हल वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये किसके लिए होती है, ये होती है अनेक हल की, जब रेखा क्या होगी, संपाती होगी। तीसरी होती है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तीनों पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। ये आप नोट कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है तो हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास अद्वितीय हल है, तो अब वैल्यू हमने तो पहले ऊपर लिख रखी a1 b1 a2 b2। ठीक, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया 2। a2 का मान कितना है, यहाँ पे है 3, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू k और b2 कितना है -5। इसको इधर गुणा कर दीजिए। तो जब यहाँ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू -5 अपॉन 3 बराबर हो गया k। तो इसका के बराबर, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको जब गुणा करोगे आप तो कितना बचेगा, 10/3 इज नॉट इक्वल टू k। मतलब क्या है कि k का मान -10/3 के अतिरिक्त कोई भी होगा, k का मान -10/3 नहीं होगा। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, k का मान -10/3 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक मतलब k का मान -10/3 नहीं होगा, बाकी k के सारे मान इसमें संभव है। ठीक है, अब हम मिटा दे रहे हैं इसको, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पार्ट पे इसके। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर खा पार्ट पे। क्या लिखा हुआ खा पार्ट में, कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिए पहले इसका डायग्राम बनाइए, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो डायग्राम क्या है, वो क्वेश्चन में ही है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर, तो अर्धगोला क्या है, ये है। ठीक,
और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर के अर्धगोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। इसके बाद क्या है, शंकु के रूप में खिलौना, इसके ऊपर क्या रख दिया गया है, शंकु रख दिया गया है। ठीक, शंकु के रूप में खिलौना है, खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण का मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर, इस टोटल में से 15.5 में से ये माइनस कर दे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 15.5 माइनस 3.5, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो इसकी ऊंचाई जो आएगी आपकी आ जाएगी 15 से 5 में से 12 आ जाएगी। ये वाली ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 12। अब आपसे पूछा क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। तो अब एल की वैल्यू तो नहीं पता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये वाली आपकी कितनी हो गई, ये भी 3.5 होगी क्योंकि समान आधार पे है। तो पहले यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, ये निकल आएगा। तो यहाँ से एल बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट, आर का मान कितना है 3.5 है, प्लस एच का मान कितना है 12। ठीक, तो एल बराबर, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा हम इजी वे में करते हैं। देखो 3.5 है, ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे इसका स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे बेहतर है इसको आप क्या करो, दशमलव लगा के कट करो। यहाँ कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा नीचे 10 आ गया, 5 से कट करो कितना आ जाएगा 7, और 5 से इसको कट करोगे तो 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 7/2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख ले, आर की जगह पे 7/2 लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 7/2। तो अभी इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो एल बराबर, अब एलसीएम ले लोगे, तो जब एलसीएम लोगे ये जाएगा इधर, यहाँ से इसको इधर पहुंचा देंगे तो 49 और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 का 4 से, कितना हो जाएगा 6। ठीक, 4 4 जा 16 का 6 कैरी आएगा 1, 4 4 जा 16 1 17 कैरी आया 1, 4 1 जा 4 1 5, तो ये हो गया 576। नीचे कितना हो जाएगा 4। तो एल बराबर अंडर रूट, इसको जो प्लस करोगे इसमें कितना प्लस करना 49, तो 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, मतलब कितना हो जाएगा 625 अपॉन में हो गया 4। और आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, अगर इसको निकालोगे तो ये 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो मतलब 25/2 आ गया। ठीक, अब आपसे पूछा था खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बता दिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन सी दो चीजें हैं, क्या लिखेंगे, इसमें है आपके क्या शंकु है और अर्धगोला है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पहले अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस दूसरा कौन सा शेप है हमारा शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आपको क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है और आर दिख रहा है, बचा यहाँ पे क्या 2r बचेगा, यहाँ से पाई निकल गया आर निकल गया, तो ये 2 बचेगा, यहाँ से आर प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन निकल गया, बचा कितना एल। अब मान रख लेते हैं, इसका मान कितना हो गया 22/7 पाई का मान, इंटू आर का मान हमने क्या लिख रखा था यहाँ पे 3.5 था, उसको हमने लिख रखा था 7/2, फिर 2 इंटू आर की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे 3.5 को कन्वर्ट किया था, तो वो कन्वर्ट होके कितना गया था 7/2, तो वही वैल्यू रख लेते हैं 7/2, प्लस एल की वैल्यू कितनी निकली है 25/2,
तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ 2 से कट करेंगे 11 आ जाएगा, 7 से इसको कट कर लेंगे तो बचेगा कितना, ये 11 हो गया। फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 और इसको जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19.5, और ये होगा किसमें, मीटर में था या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो इसका आंसर किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका गुणा करके जो भी आप आंसर आएगा वो आप मुझे सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सबसे लास्ट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर गा की, लेकिन क्वेश्चन नंबर गा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले घा वाला करते हैं। ठीक है, तो घा वाला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो आप जानते हो cos थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार और ये हो गया कर्ण, मतलब ये आधार है, ये वाला है कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया आधार, ठीक, आधार ये है 4 और कर्ण कितना है 5। आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 3। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब हम आ जाते हैं, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, क्या क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है 3 और कर्ण है 5। उसके बाद tan थीटा चाहिए, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंब है हमारा 3 और आधार है 4। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए बता दे रहा हूँ पाइथागोरस लगा के इसको भी सॉल्व करके। ठीक, यहाँ पे बता दे रहे हैं इसको। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें पता क्या था, कर्ण पता था कितना है 5 का स्क्वायर, बराबर लंब कितना है, लंब हमें नहीं पता था, और प्लस आधार कितना है, आधार था 4। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये 4 का स्क्वायर इधर आएगा तो 16, बराबर कितना होगा लंब का स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस हो गया 9, बराबर लंब का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, जो मैंने लिख रखा है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है, इनके सबके मान पता है। साइन थीटा का मान कितना निकाल रखा हमने 3/5 प्लस सॉरी इंटू कॉस थीटा कितना है, वो तो हमें पहले से ही दे रखा था 4/5 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपका, 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो अब इनका एलसीएम कैसे होगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 9 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 16। ठीक है, इसके बाद आप इसको गुणा कर लोगे 12 और 16 को। ठीक, इन दोनों का गुणा करोगे, जो आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे, प्लस लगा है, फिर इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आएगा जो भी, उसको आप यहाँ लिखोगे। देन उसके बाद में इन दोनों का गुणा करोगे, उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर कट हो रहा होगा तो कट करोगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे। और इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताओगे। इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो f का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो टेबल हमारी वहीं पे बनी है, उसी का ही यूज कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। टेबल तो बनानी पड़ेगी, तो इधर बनाते हैं टेबल। यहाँ क्या लिखा है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक, वर्ग अंतराल ये आपको दे रखा है
0 से 10, 10 से 20, कहाँ तक है 50 तक, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। अगर वर्ग अंतराल दे रखा तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और ये आपको दे रखा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, मतलब बारंबारता दे रखा है या FI है ये, ठीक। ये आपका क्या है, ये है FI और ये हमारा है XI। तो इसको कैसे निकालते हो आप, इन दोनों को जोड़िए, 0 10 को कितना आएगा 10, उसका आधा कर दीजिए, हो जाएगा 5, ठीक। और फिर हमें अंतर मिल गया, अंतर देख रहे हैं सब जगह 10 का है तो उतना जोड़ दीजिए। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 35 और इसमें 10 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 45। अब F का मान आपको कितना दे रखा है, 6 है, फिर F है, तो उसके बाद में 6 है, फिर 10 है और उसके बाद में 5 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि समांतर माध्य के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या इसके लिए कल्पित माध्य यूज कर सकते हैं या और पग विचलन, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, FI इंटू XI होता है। तो FI कितना है, ये 5 और 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा। यहाँ पे 15 इंटू F, ये 15F हो गया। देन इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 6 तो ये आपका हो जाएगा 150, फिर 35 इंटू 10 ये होगा आपका 350, फिर 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 में 2 ऐड कर लोगे तो 20। अब इनको प्लस करते हैं, ये होगा आपका सिग्मा FI। ये कैसे होगा, 6 और 6 12, 12 में 10 ऐड कर लेंगे 22, 22 में 5 ऐड करेंगे 27 और प्लस F हो जाएगा इनका टोटल, ठीक। 10 5 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 में 6 ऐड कर लेंगे 27। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका टोटल सिग्मा FI और XI। ये कैसे ऐड होगा, ये 0 0 0 5 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 5 7, 7 और 5 7 5 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, 12 में 3 ऐड कर लेंगे तो 15, कैरी आया हमारा 1, फिर 2 3 5 6 और 6 में 1 ऐड कर लेंगे तो 7, ठीक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, फिर 225 है, ये 500 हो गया आपका, फिर ये 25 और ये 255, तो 5 और 5 5 2 7, ठीक। और प्लस का क्या होगा, ये वाला 15F आपका रहेगा ही रहेगा। अब आपको दे रखा है x बार का मान इसमें दे ही रखा है, इसका समांतर माध्य कितना है 25 है। तो x बार बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये कितना आपको दे रखा है 25 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई है 755 प्लस 15F और नीचे कितना है, इसकी वैल्यू आई है आपकी 27 प्लस F। ये उठा के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 25 इंटू 27 प्लस F इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 755 और प्लस 15F। अब हमें क्या करना होगा, पहले इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक, मतलब 25 इंटू 27 होगा प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25F हो जाएगा बराबर 755 प्लस 15F। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 27 और 25 का, 25 और 27 का। तो आपको एक स्टेप में मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ इन दो डिजिट्स का। पहले आप क्या करो, इसका बाहर और बाहर मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, कैरी क्या आया 3 आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्या करना है, बाहर और बाहर का मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 35 का 5 लिखा, कैरी आया 3, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 7 2 जा 14, ठीक, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 10, ठीक। तो इनको ऐड करो, 14 में 10 ऐड कर लोगे 24 में 3 ऐड करोगे 27, कैरी आ गया 2, फिर इधर बाहर मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड कर लोगे तो
ये हो गया इनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 675 प्लस 25F इक्वल टू 755 और प्लस 15F। अब F वाले एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ 25F माइनस 15F इक्वल टू ये हो जाएगा 755 और माइनस का 675। ठीक, यहाँ माइनस करते हैं, 755 से आपको माइनस करना है कौन सा, 675। जब माइनस करोगे 0, इधर से कैरी लिया 15, ठीक, 15 में से 7 माइनस होगा 8, ये कितना हो गया 80, और 1 यहाँ 6 में से 6 माइनस होगा 0 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 25 से जब 15 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 10F, और इधर कितना बचेगा 80। इसको इससे कट कर लेंगे तो F का मान आपका कितना आ जाएगा 8, मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ गया, F बराबर 8। ठीक है, तो ये आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन हम गा वाला आखिरी में इसलिए करें क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर हम 1 में सिखा चुके हैं √3 को परिमेय सिद्ध करने वाला, अपरिमेय सिद्ध करने वाला, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था। ठीक, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन के लिए जो इसका लिखा हुआ, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे अपने गा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तो इसमें मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। छोड़े क्या मतलब, आधे करके छोड़े हैं, उनको आप पूरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उनके भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 4 पार्ट में आपके पास क्या लिखा है, पहले ये है आपका वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे बहुलक पूछा है तो हमें वर्ग चिन्ह की कोई जरूरत ही नहीं, तो सीधा बारंबारता ही लिख ले लें। ठीक, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है कौन कौन सा, 0 से लेके स्टार्ट हुआ, 0 से 20, 22, 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100, 102, 120। ठीक है, देन 122, 140, ये आपको गिवन है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको बारंबारता दे रखी है 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। अब बहुलक के लिए आपको पता होता है कि बहुलक वर्ग ढूंढना होगा, और बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, ये सबसे बड़ी बारंबारता है, ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब जब बहुलक वर्ग मिल गया तो हमें इसके साथ साथ वैल्यू चाहिए होती है F0 की, तो ये क्या हो गया आपका F0, ये आपका हो गया F1, और ये वाला हो गया F2। ठीक है, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है, इनटू H होता है। ठीक, तो ये सारी वैल्यू तो हमें मिल गई। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्या होगा, F1 F0 कितना है आपका 10, F1 आपका कितना है 12, F2 आपका कितना है 6, L की वैल्यू क्या है, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60, और H क्या है, H है इनका गैप, तो इनका गैप कितना है 20 का। ठीक, अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 कितना है आपका, F1 है 12 माइनस F0 है 10, F0 आपका कितना दे रखा है 10 अपॉन 2F1 मीन्स इसका डबल कर लेंगे तो 2 इंटू 12 माइनस F0, F0 कितना है 10 माइनस F2, F2 है आपका 6 इंटू H कितना है, H है आपका 20, तो यहाँ क्या बचेगा 60 प्लस 12 में से 10 माइनस कर लेंगे 2, यहाँ 12 2 जा 24 माइनस 16 इंटू 20 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस 2 इंटू 20
और यहाँ 16 में से 24 में से 16 माइनस होगा, बचेगा आपका 8। 2 से कट करते हैं 4 और 4 से इसको कट कर लेंगे 5, तो क्या बचेगा 60 प्लस 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 65। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसका फॉर्मूला याद हो और साथ में इनकी वैल्यू निकालना याद हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है बहुलक। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन मैं सबसे ऊपर लिख ले रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए स्पेस, और इसको सबसे ऊपर लिख के देन हम पूरा इरेज करके फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबका प्रोसेस वही है जैसे आपको पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर इसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको उल्टा एज्यूम करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड कहा जाता है उसको। ठीक, कि उसको आप उल्टा एज्यूम करोगे देन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका था गा पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, लीक कर रहा है थोड़ा सा मार्कर। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं इसको पूरा इरेज कर लेता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको जब मैंने रूट 3 सिखाई थी, रूट 3 कैसे प्रूफ करनी होती है, जो भी लिखा है पहले उसको आप उल्टा एज्यूम करते हो। उल्टा का मतलब अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको क्या लेके चलोगे, परिमेय लेके चलोगे। ठीक, चाहे इसको प्रूफ करना हो या इसमें आपकी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 यहाँ तक की संख्याएं पूछी जाती है। वैसे अभी तक रूट 7 तक ही पूछी गई है, 11 कभी अभी तक नहीं पूछी गई है। ठीक, तो पूछे जाए तो भी प्रोसेस सबका एक ही जैसा है, सबका प्रोसेस एक ही जैसा, लैंग्वेज भी एक जैसी है, बस वैल्यू की पुटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बाकी सब तरीके एक ही जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और अगर ये परिमेय संख्या है तब इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक इस प्रकार हैं कि HCF P, Q बराबर 1। HCF मतलब इनका मासा, HCF इनका 1 है। ठीक, तो आपने क्या लिख रखा है, इसको हमने परिमेय माना है, किसको, रूट 7 को। तो अगर परिमेय माना तो ये कैसी होगी, P अपॉन Q के रूप की होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, Q को इधर शिफ्ट करेंगे, बराबर P अपॉन अंडर रूट 7, फिर लिखेंगे वर्क करने पर। तो जब वर्क करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इससे क्या मिल रहा है कि P स्क्वायर 7 से विभाज्य। ठीक है, P स्क्वायर 7 से विभाज्य, तो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक, P भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। और अगर ये विभाज्य है तो अब क्या लिखेंगे, P बराबर 7R के रूप में प्राप्त होगा। अतः P बराबर 7R समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, P की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 7R। ठीक है, P की जगह पे लिख लेंगे 7R और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, नीचे हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर R स्क्वायर अपॉन 7 से इसको कट करेंगे आ जाएगा 7। तो यहाँ क्या मिल गया हमें,
क्यू स्क्वायर बराबर 7r²। मतलब अब इधर लिख ले रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा r²। अब इसको 7 नीचे पहुंचा देंगे तो r² बराबर Q²/7। मतलब क्या मिला इससे कि Q² 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, अतः Q भी 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ आपको क्या मिला, P व Q दोनों संख्याएं 7 से विभाज्य है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि हम क्या लेके चल रहे थे कि पूर्णांक थे तो उनका HCF क्या मिलेगा 1। मतलब दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से ही विभाज्य होंगी, उसके अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होंगी। लेकिन P भी क्या है, यहाँ से मिल रहा है P 7 से विभाज्य है और PQ भी 7 से विभाज्य है। मतलब इनका HCF क्या मिल गया 7 मिला। ठीक, कि HCF ऑफ P, Q बराबर 1। ठीक, ये क्या हुआ जो, ठीक, ये विरोधाभास हुआ। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है, गलत परिकल्पना के कारण। उत्पन्न हुआ है। अब गलत परिकल्पना क्या थी कि हम इसको लेके चल रहे थे कि एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। ठीक, गलत उत्पन्न हुआ है। अतः √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय नहीं है तो कैसी हो गई, क्योंकि हम मान के चल रहे थे परिमेय और परिमेय हो गया गलत, तो ये क्या हो जाएगी, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, पूरा कंप्लीट। ठीक, तो आपने सीख रखा होगा, बताया भी था कि अगर हमें 9 को प्रूफ करना होगा, 9 तो परिमेय संख्या में आएगी, अगर 3 को प्रूफ करना होगा तो जहां 7 लिखा वहां पे पूरा का पूरा 3 लिख लेंगे और वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।